जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। अभी अभी एक बिग ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीते दिन आप लोगों ने देखा होगा कि एनआईओएस रिव्यू पिटीशन में एक बहुत बड़ी फैसला आई है पूरे देश के लिए। उस रिव्यू पिटीशन के बाद बिहार सरकार के एक अलग रुख भी सामने आ गया। उसके साथ साथ बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर आगे क्या होने वाली है, यह भी एक बहुत बड़ी चर्चा की विषय बनी हुई है। इस चर्चा की विषय के साथ साथ एनआईओएस कैंडिडेट एक तरफ परेशान है, एक तरफ बिहार सरकार परेशान है और तीसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की वह जो ऑडिट है उस ऑडिट के अनुसार आगे क्या होगी, इस पर सारी बातें को पन्ने दर पन्ने को खोला जाएगा और बताया जाएगा कि आज का जो रिव्यू पिटीशन में जो आईए फाइल किया गया था उस आईए का निष्कर्ष क्या होगा और क्या टीआरई 3 की स्थिति जो है वह स्थिति किस प्रकार से रहेगी, इस वीडियो में चर्चा किया जाएगा। इसके साथ साथ बिहार सरकार ने एक नोटिस जारी किया था कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में जनवरी में टीआरई 3 की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और काउंसलिंग करा ली जाएगी। ये तीनों जो फंडा है बहुत अलग अलग दृष्टिपटल पर दिख रहा है। पूरे बिहार के ही नहीं बल्कि पूरे देश के विद्यार्थी परेशान है। आखिर क्या होने वाला है, इन सारे पन्नों को खोलते हैं। इससे पहले आप लोग जो चैनल पे नए हैं, उम्मीद करते हैं कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सत्यम को अपनाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बनाइएगा, क्योंकि बंदा सीना ठोक कर कहता है और जो कहता है सही कहता है। आइए चलते हैं, पन्ने दर पन्ने खोलते हैं हर एक बातों को और चर्चा करते हैं इस जजमेंट के ऊपर और बिहार सरकार की नोटिस के ऊपर और काउंसलिंग की तिथि के ऊपर। इसके साथ साथ 215 पेटिशनर्स जो गए थे उसमें आईए फाइल हुई थी, क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले बात यह है, उत्तर प्रदेश की केस थी आदर्श जी का। उस केस में एनआईओएस ने आईए फाइल करके गोपाल शंकर नारायण के तहत, एडवोकेट महोदय गोपाल शंकर नारायण के तहत उन्होंने अपनी बातों को सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सारी विषय वस्तु को रखी। पन्ने दर पन्ने एनआईओएस की हर एक स्थिति को खोला और खोलने के तदुपरांत टीआरई 3 में उन सारी जो बातें थी उन सारी विषय वस्तु पर चर्चा किए जो 23 तारीख से काउंसलिंग होने वाली थी, जिसकी तिथि बदलकर आपको अब 9 तारीख से लेकर 16 तारीख कर दिया गया है। आखिर वो तिथि कैसे सरकार दे दिया, जबकि सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट के अनुसार जो जजमेंट आ गई थी उस जजमेंट के फलाफल के माध्यम से क्या बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट की बातों को अवहेलना कर रही है? क्या बिहार सरकार वो डबल बेंच की जो फैसला थी उस फैसला के ऊपर किसी प्रकार की कदम दर कदम आगे बढ़ाने के लिए नहीं सोच रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट जो अभी बिहार सरकार के ऊपर आया है, क्या वो बिहार सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है? आखिर क्या क्या हो सकता है इस ऑडिट में और इस फैसला के ऊपर क्या क्या हो सकता है? बहुत लोगों का मानना यह है कि 215 पेटिशनर्स जो हैं केवल उनको ही काउंसलिंग में भाग लेने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनकी अंग्रेजी कमजोर है। मैं बार बार कहता हूं, 1000 बार कहता हूं, आप लोग पहले बढ़िया से पढ़िए। जो लोग कह रहे हैं कि केवल 215 पेटिशनर के लिए है, तो पहले बढ़िया से पढ़िए। मैं यह भी कहता हूं कि क्या टीआरई 3 में एनआईओएस का जो एडवर्टाइजमेंट था, क्या 18 मंथ का कोर्स वहां पर लागू था? क्योंकि 18 मंथ वो जजमेंट में है। और काउंसलिंग में भाग लेने के लिए जब कह दी है सुप्रीम कोर्ट, तो काउंसलिंग में बिना बीपीएससी का रोल नंबर के कैसे वो लोग भाग ले लेंगे? यहां तक कि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख के बीच में डेट भी निकल गया कि काउंसलिंग कराएंगे। क्या उसमें एनआईओएस कैंडिडेट जो थे पहले से, जो लोगों के द्वारा जो फॉर्म नहीं भरा गया था, क्या वो लोग आ जाएंगे? उसमें कैसे आएंगे? क्या उनके लिए छठा चरण में जिस तरह से आप देखे होंगे कि नियोजन में परसेंटेज बाय मार्क्स होता होगा, एक रोल नंबर जनरेट कर देगी क्या उनके लिए अलग से बीपीएससी और डायरेक्ट काउंसलिंग में भाग दे देगी, मौका दे देगी? आखिर क्या क्या हो सकता है? पहले मैं बता देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब जजमेंट आई, शायद सरकार को इस बात की महसूस नहीं हुई, सरकार को इस बात का पता नहीं चला कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऊपर एक बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की ऑथेंटिकेशन में जो जजमेंट आई थी, जिस एल्गोरिदम के अनुसार कहा गया कि एनआईओएस कैंडिडेट जो है उनको भाग लेने के लिए उसमें मौका दिया जाए। तो क्या अब एनआईओएस कैंडिडेट तभी ना आएंगे जब वो उनका बीपीएससी का रोल नंबर होगा? बिना बीपीएससी का रोल नंबर के तो आ नहीं सकते हैं। और एक तरफ काउंसलिंग की तिथि 9 तारीख से लेकर 16 तारीख तक है। तो सरकार को इस जजमेंट के बारे में पता नहीं था और सरकार ने फिर से लेटर जारी कर दिया और उस लेटर में सरकार के द्वारा जो ऑडिट में कहा गया है कि 9 से लेकर 16 तक पीआरटी का, टीजीटी का और पीजीटी का हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, तो
तो उसमें एक बहुत बड़ी समस्या अभी सामने आ रही है कि क्या ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट का फलाफल क्या पड़ेगा, वो जजमेंट है क्या। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के में 215 पेटिशनर्स ऑलरेडी गए थे और 7 फरवरी 2024 के दिन ये जो नोटिफिकेशन निकली थी, उस नोटिफिकेशन के ऊपर भी चर्चा हुई और चर्चा होने के साथ साथ ये भी कहा गया कि 36,000 कैंडिडेट अभी ऐसे हैं जो डीबी कराएंगे। केवल 215 पेटिशनर्स की बात वहां पर हो रही थी। बहुत लोग कहते केवल 215 ही ना आएंगे। भैया तो 215 आए, 215 लोग के लिए एनआईओएस वैलिड हो जाएगा, बाकी लोग के लिए एनआईओएस वैलिड नहीं होगा। भाई ये कोर्स की बात हो रही है, जिस कोर्स के माध्यम से ये लोग आ रहे हैं। देखिए एनआईओएस जो है, पहले अब एडवर्टीजमेंट बनेगा तब ना एनआईओएस की बात होगी। अब सरकार क्या करेगी, एडवर्टीजमेंट बनाएगी, उसमें फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, फिर उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा तो फिर एडमिट कार्ड आएगी, तब ना उसमें रोल नंबर जनरेट होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन होगा। 215 लोग हो या 1 लाख हो या 3 लाख हो या 5 लाख हो, जो भी हो, तब ना जाकर उनकी एडमिट कार्ड आएगी। तब एडमिट कार्ड आएगी तब फिर उसके बाद उनकी एग्जामिनेशन होगी, फिर रिजल्ट होगा, उसके बाद उनको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। लेकिन एक तरफ सरकार जो है यह बात को देखते हुए काउंसलिंग की तिथि निकाल दी है। शायद सरकार को इस बात का नॉलेज नहीं होगा, लेकिन इस ऑथेंटिकेशन, इस जजमेंट के बाद बहुत लोगों के द्वारा सचिवालय का रुख बदला गया और बहुत लोग भी गए भी वहां पर और अपनी बातों को रखे हुए आगे सरकार को इस प्रकार के फैसला लेती है। इस जजमेंट के फलाफल में एक बात कही गई थी कि 4 सप्ताह में सरकार आकर अपनी बातों को पहले रखे कि सरकार इस पर क्या निर्णय ले रही है। मतलब 4 वीक का टाइम दिया गया है। जब तक मान लीजिए कि 4 सप्ताह का जब टाइम दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो मैं बोलता हूं कि जो इस विषय पर काम चल रही है उस पर पहले सुप्रीम कोर्ट कही है कि आइए आपका क्या स्टेप बाय स्टेप सब्सिक्वेंट स्टेप आपका है, उस क्या क्या कर रहे हैं, पहले आकर यहां पर सूचित कीजिए। तो 4 सप्ताह के अंदर में क्या नियुक्ति पत्र देकर इन लोगों को स्कूल में भेजकर सरकार जाएगी, या पहले सरकार वहां पर जवाब देगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इन लोगों को स्कूल में भेजेगी। तो दोनों में एक बहुत बड़ी डिफरेंस पैदा हो चुकी है। आने वाली दौर में यह जजमेंट कितना कारगर साबित हो रहा है एनआईओएस के लिए या रेगुलर के लिए या टीआरई 3 के लिए, यह पूर्ण रूप से जब तक 4 सप्ताह का टाइम नहीं हो जाए तब तक नहीं कहा जा सकता है। यानी 4 सप्ताह अभी जो टाइम दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, उस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है, क्या सरकार पहले से इन लोगों को बहाली करा कर जाएगी, मतलब इन लोगों को नियुक्ति पत्र पहले दे देगी, बाद में जाकर कहेगी कि नहीं हम नियुक्ति पत्र दे दिए हैं, अगला बार हम फोन में मौका देंगे। शायद सुप्रीम कोर्ट को भी बात कह सकती है, जैसे 101 पेटिशनर को कही थी। पता नहीं आगे क्या बिहार सरकार का रुख होगा और जज साहब का रुख होगा, यह सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन यहां तक जहां तक हम देख रहे हैं कि जब उनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, यानी डीआरसीसी के माध्यम से जो काम होगी कि इनको नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेने की मौका दे, ये भी नियुक्ति कराएंगे। तो नियुक्ति कराने के लिए बीपीएससी का जो रोल नंबर है वो जनरेट होना जरूरी है। और इसके साथ साथ ये भी कहेंगे कि जो प्रोसेस अभी चल रही है उस प्रोसेस में हम और आप इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं कि क्या क्या होने वाली है। तो इसका पूर्ण रूपेण अभी फिर एक बार एनआईओएस कोर्ट में जा रहे हैं वो लोग, उन लोग का जो भी चीज छूटा हुआ है, जो भी चीज उनकी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को अपना देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद समझने के बाद अपनी बातों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे टीआरई 3 के लिए ही, क्योंकि बहुत लोगों का कहना यह है कि मेरी एज क्लैप्स कर चुकी है और 1 साल हमारा बर्बाद क्यों होगा। बहुत लोगों का कहना है कि सर्विस मैटर कोर्स है, तो सर्विस मैटर कोर्स में यूएसआईडी कुछ करके था, यूएसआईडी कुछ करके था कि कुछ, और अगर हमको बोलने में मिस्टेक हो रहा तो माफ कीजिएगा, लेकिन किसी आईडी के थ्रू वो लोग किसी स्कूल में कार्यरत थे और ये बात कोई और नहीं, एक बहुत बड़ा ऑथेंटिकेशन मैं आपको देने वाला हूं। आपको पता होगा कि बीते दौर में प्रधानाध्यापक की जो बहाली हुई थी, 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया था, उसमें कुछ लोग यूपी से भी आए थे, कुछ लोग बाहर से भी आए थे, जिनके पास 8 साल की एक्सपीरियंस थी। वो लोग भाग लेकर और प्रधानाध्यापक ऑलरेडी बीपीएससी के माध्यम से जो एग्जाम हुई थी उनके लिए भी वही था कि 8 साल का एक्सपीरियंस किसी सरकारी संस्था से नहीं बल्कि किसी भी संस्था से वो लोग ऑलरेडी काम करके आएंगे तो उनको मौका मिलेगा। तो शायद एनआईओएस कैंडिडेट को इसमें वैलिड करार करके हो सके तो आगे बढ़ाने के लिए सरकार सोच रही है, क्योंकि 100 करोड़ का जो बिजनेस सरकार के खाते में पैसा गया है लगभग 14 लाख कैंडिडेटों के द्वारा, 15-15 हजार भी अगर दिए होंगे तो 14 लाख इंटू 15 कर दीजिएगा, तो आपकी जो निर्णय जो कैलकुलेशन आती है वो भारत सरकार के पास गई है पैसा। और एनसीटी के जो वकील वहां पर कहे थे, उन्होंने कहा था, सीनियर वकील ने कहा था कि नहीं, जो आपने निर्णय ले लिया उसके लिए मैं ऑलरेडी मैं उसका स्वागत करती हूं। जो एडवोकेट साहिबा थी उनकी बातों को अगर किसी ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो मैं बता देता हूं।
वो स्वागत की थी और प्राइवेट और सरकारी संस्था के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जा सकती है, क्योंकि बीते दौर में जो प्रधानाध्यापक की बहाली हुई थी उस बहाली के अंदर जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो चर्चा का विषय आपके सामने प्रस्तुतिकरण करके और समक्ष दिख भी गया। इसलिए अब टीआरई 3 के ऊपर हमको ज्यादा बोलने से उचित है कि सरकार का निर्णय क्या होती है और सरकार ही लेगी। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो रेगुलर वाले आकर उल्टा कमेंट करेंगे और एनआईओएस के खिलाफ बोलूंगा तो एनआईओएस वाले आकर कमेंट करेंगे। लेकिन इन लोगों को यह पता नहीं है, चाहे एनआईओएस हो या रेगुलर हो, बिहार में एक गरीब राज्य है, उनको डोमिसाइल की जरूरत है। मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूं सारे लोगों को, इस चीज को समझो आप लोगों की कोई नहीं है बिहार के अंदर। अभी हाल फिलहाल एक मैंने वीडियो देखा था किसी चैनल के ऊपर जिसमें एक 92 नंबर या 96 नंबर लाकर लड़की मैथमेटिक्स में ज्वाइन कर रही है जो अदर स्टेट की है। तो मुझे काफी बुरा लगा इस बात को सोचकर कि जो रंगा सियार रात में गया था गर्दनीबाग के अंदर आंदोलन स्थल पर, रंगा सियार आप तो जान रहे होंगे किस दल के नेता को मैं बोल रहा हूं, वो जाकर वही जो पेपर टीआरई 2 वाला जो लीक करवा के जाकर कहा था कि एग्जाम रद्द करो। एक बार कहता हूं मैं उस रंगा सियार को कि रंगा सियार एक बार टीआरई 2 का जांच करा लो, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई भी कहती है कि पेपर लीक था। तो वही हाल है, कुकुर के घी नहीं पचता है, लेकिन क्या करेगा, पचाने का कोशिश कर रहा है, डाइजेस्ट करने के लिए यूनिजाइम खा रहा है कि नहीं कैसे घी पच जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है इस समय कि कुकुर के घी पच जाए। कोई बात नहीं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाली खबर को मैं सुगमता से अच्छा से रख पाऊं, ताकि आपके पास वो नॉलेज मिल सके।